नमस्कार बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम आज जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, वह कक्षा 8वीं की व्याकरण की पुस्तक से लिया गया है और पाठ का नाम है क्रिया। बच्चों, क्रिया का सामान्य अर्थ होता है काम करना या काम होना। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये पढ़ाना और ये देखना ये क्रिया ही तो है। इसी प्रकार से बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे खाना, सोना, चलना, पीना, जागना, गाना, नाचना, हंसना, गिरना, लुढ़कना, पकाना, चबाना। तो जिसमें भी कोई एक कर्ता होता है, वह कार्य करता है और उस कार्य को करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वही शब्द हमारे क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया की परिभाषा होगी कि जो शब्द किसी कार्य के होने या करने के बारे में बताते हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। करना तो आप समझ ही गए, कोई भी काम करना। हो सकता है आप सोचें कि कार्य का होना कैसे हुआ, तो जो भी प्रकृति से जुड़ी हुई बातें होती हैं, जो खुद ब खुद होती हैं, जैसे सूर्य का निकलना, हवा का बहना, बारिश का होना, फूलों का खिलना, तारों का चमकना, तो ये सब भी क्रियाएं ही हैं। इनको कोई कर नहीं रहा है, ये खुद ब खुद हो रही हैं। तो इस प्रकार से हम आज जानेंगे कि जो क्रिया है वो किस प्रकार से व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और उसके कितने भेद होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, कैसे उनका प्रयोग किया जाता है। ये सभी बातें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं क्रिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने आपका पाठ है क्रिया। तो सबसे पहले हम इन चित्रों पर गौर करते हैं कि आखिर इसमें क्या बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो चित्र है, उसमें जो किसान है वह हल चला रहा है और ये जो चला रहा, तीनों जो शब्द हैं ये अलग रंग से लिखे गए हैं। आखिर एक तरह से इनको बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया गया है। दूसरा है विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में क्रिया हो रही है जो कि किसी के द्वारा की जा रही है, जिससे किसान के द्वारा हल चलाया जा रहा है और विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्नों के उत्तर लिखे जा रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके जो उदाहरण दिए गए हैं उसमें लिखा है कि वर्षा हो रही है, सूर्य चमक रहा है। यानी जो भी उसकी चमकार है या वर्षा हो रही है, वो खुद ब खुद हो रही है, कोई उसे कर नहीं रहा है। तो यहाँ पर भी लेकिन क्रिया तो हो ही रही है। नीचे देखिए, यह मेरा विद्यालय है, चूहा पिंजरे में है। तो यहाँ पर भी कोई काम ना तो खुद ब खुद हो रहा है, ना ही कोई कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पर एक स्थान है, एक वस्तु, एक स्थिति है। ठीक है, यहाँ पर भी जो चूहा पिंजरे में, ये इसकी अवस्था है। तो कोई भी स्थिति या अवस्था होती है, उसे भी हम क्रिया में ही लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता। इसलिए जो आखिर का शब्द होता है, इसे ही हम क्रिया मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रिया 3 प्रकार की बातों का ज्ञान कराती है। किसी कार्य के करने का, जो कि किसान और बच्चे कर रहे थे, किसी घटना के घटने या किसी कार्य के होने का, जैसे कि वर्षा हो रही थी और सूर्य चमक रहा था, और किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का, जैसा कि हमने उन चित्रों में देखा था कि विद्यालय था और चूहा पिंजरे में था। तो इन तीनों बातों के आधार पर जो हमारी परिभाषा बनती है क्रिया की, वो इस प्रकार बनती है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने, किसी घटना के घटने या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या अवस्था का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। इसे आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, संक्षिप्त रूप भी कर सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो जैसा कि आपने ऊपर ये तीनों जो बिंदु देखे, उनके आधार पर हमने परिभाषा बनाई, तो उसी के आधार पर हम क्रिया की कुछ विशेषताएं भी देखते हैं।
जो कि आप देख सकते हैं कि वो विशेषताएं आपके नीचे यहाँ पर दे रखी हैं, इनको हम एक एक करके समझेंगे। क्रिया एक या एक से अधिक शब्दों की हो सकती है, जैसे वह गया, एक क्रिया है गया, यहाँ पर एक ही शब्द है। वह जा रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाना और रहा था ये भी क्रिया के रूप है, तो यहाँ पर दो शब्द हो गए। क्रिया वाक्य के अंत में आ सकती है और वाक्य के बीच में भी आ सकती है, जैसे उसने राम को बुलाया, ये अंत में लगी है क्रिया, लेकिन यहाँ पर उसने राम को बुलाकर पढ़ाया, मतलब पहले बुलाया और फिर पढ़ाया, तो यहाँ पर बीच में क्रिया है। क्रिया यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर भी एक क्रिया प्रयोग की गई है जो कि कार्य पूर्व में हुआ है, पूर्वकालिक क्रिया है ये, जिसे भी आप आगे चलकर पढ़ेंगे। फिर है क्रिया विकारी शब्द है, इसलिए वचन, लिंग, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण इसका रूप बदल जाता है। जाहिर सी बात है कि जब लिंग बदलेगा तो क्रिया का रूप भी बदलेगा। जैसे लड़का खेल रहा था तो लड़की होगी तो लड़की खेल रही थी, या वचन जब बदल गया बहुवचन हो गया तो लड़के खाना खा रहे थे। तो कर्ता के हिसाब से हमारी जो क्रिया है उसका स्वभाव बदल जाता है। अब यहाँ पर देखिए कारक के कारण भी बदलता है। लड़कों ने खाना खाया, अब यहाँ पे लड़कों यानी बहुवचन है, तो खाए नहीं हुआ, खाया हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हमारा कर्ता कारक आ गया। तो जब बीच में कारक लगा होता है तो क्रिया का जो रूप होता है वो कर्म के और कारक के अनुसार होता है। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर तुम कब आए, तो जो हमारा पुरुषवाचक जो हमारा सर्वनाम है उसके हिसाब से यहाँ पर हमने क्रिया का रूप लिखा है। यहाँ पर वह खा रहा था, तो यहाँ पर हमने काल के हिसाब से वो क्रिया का रूप लिखा है। अब है अगला जो बिंदु, यदि वाक्य में कर्ता के साथ किसी कारक का विभक्ति चिन्ह न लगा हो तो क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है। जैसे कि ऊपर आपने देखा ना, लड़कों ने खाना खाया, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह लगा है तो इसलिए कर्म के अनुसार वहां पर हमारी क्रिया बदली। लेकिन जब विभक्ति चिन्ह नहीं लगा होगा तो कर्ता के अनुसार ही हमारी क्रिया होगी। जैसे राम पढ़ता है, तो यहाँ पर हो गया कि हमारा जो कर्ता है राम पुल्लिंग है तो ता आ गया, पढ़ता है। लड़की पढ़ती है स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हमारा पढ़ती रूप आ गया है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि हम पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पर जो हम है ये उत्तम पुरुष और तुम है ये मध्यम पुरुष, तो ये यहाँ पर हम में आ गया बहुवचन इसलिए पढ़ते हैं, और तुम में आ गया एक वचन इसलिए यहाँ पर पढ़ते हो। तो ये जो आपकी क्रिया है वो किस प्रकार से वचन के अनुसार परिवर्तित होती है वो यहाँ पर बताया गया है। और जब आपने वहां पर विभक्ति चिन्ह न लगाया हो, कर्ता अकेला हो। उसी प्रकार यदि कर्ता के साथ कारक के विभक्ति चिन्ह जुड़े हो, पहले था कि न जुड़े हो तो किस प्रकार से कर्ता के हिसाब से क्रिया होगी, लेकिन जब चिन्ह जुड़े हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पत्र पढ़ा, राम ने कविताएं पढ़ी, राम ने समाचार पढ़े। आप देख रहे हैं कि ये कर्ता जो है वो एक ही व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर पढ़ी यानी स्त्रीलिंग रूप हो गया, यहाँ पे पढ़ा पुल्लिंग रूप हो गया, यहाँ पे पढ़ी बहुवचन रूप हो गया, पढ़े बहुवचन रूप हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुस्तक कर्म है, यहाँ पे पत्र कर्म है, यहाँ पर कविताएं कर्म है और यहाँ पर समाचार कर्म है। तो उनके अनुसार ही हमारी क्रिया का रूप बदला है। तो हमेशा विभक्ति चिन्ह जब लगेगा तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, बता रखा है कि यदि वाक्य के कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया हो तो वाक्य की क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग में ही होगी। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी जो कर्ता है और कर्म है दोनों के साथ यदि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो पुल्लिंग और एक वचन होगा। कैसे? राम ने रवि को बुलाया, एक तो यहाँ पे विभक्ति है ये कर्ता के साथ, लेकिन किसको बुलाया है? रवि को, तो रवि कर्म हो गया, तो कर्म के साथ भी विभक्ति चिन्ह है को। तो आपने देखा जो क्रिया का रूप है बुलाया एक वचन रूप है और पुल्लिंग है। उसी प्रकार सुनीता ने कमला को बुलाया, ये तो स्त्रियां हैं दोनों, लेकिन क्योंकि कर्म के साथ भी
विभक्ति चिन्ह लगा है यानी कारक चिन्ह लगा है, इसलिए क्रिया का रूप एक वचन और पुल्लिंग है। अध्यापिका ने लड़कों को बुलाया, अध्यापक ने लड़कियों को बुलाया। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी कर्म और कर्ता दोनों के साथ विभक्ति चिन्ह होगा तो क्रिया का जो रूप होगा वो एक वचन और पुल्लिंग रूप होगा। अब हम आगे देखते हैं धातु, रूट, मूल, जड़ कि आखिर ये धातु है क्या। तो जो भी हमें क्रिया मिलती है पढ़ने के लिए, तो जैसे मैंने बोला पढ़ने के लिए रही हूँ, मैं गा रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, तो ये जो मैंने बोला नाच, गा, खेल, ये इन्हीं शब्दों से हम और भी क्रियाएं बना सकते हैं। जैसे गा से गाएगा, गाता, गाना, नाच से नाचना, नाचेंगे, खेल से खेलना, खेलेंगे। तो जो छोटा रूप था ना, नाच, गा, सो, पढ़, यही हमारे धातु रूप होते हैं, यानी कि क्रिया का सबसे छोटा रूप। जैसे आप देख सकते, नवीन पढ़, नवीन पढ़ा, नवीन पढ़ेगा, नवीन पढ़ रहा था, नवीन पढ़ चुका है, नवीन पढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे छोटा रूप है वह है पढ़। तो ये जो पढ़ है यही हमारा धातु कहलाता है, जिससे कि हम अन्य क्रियाओं के रूप बनाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें बिंदु है कि जो आपको याद रखना है कि क्रिया का मूल अंश धातु कहलाता है। जो उसका सबसे छोटा रूप है, जो उसका जो मेन जो वर्ड है वो हमारा धातु कहलाता है, जो सबसे छोटा होता है रूप। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि ऊपर आपने देखा ही पढ़, वैसे लिख, आ, खा, जा, जैसे मैंने पहले बताया गा, सो, हंस। तो ये सभी जो धातु रूप है इनसे ही हम अन्य क्रियाएं बना सकते हैं। जैसे आ से हमने जब जोड़ दिया ना, तो आना, खा में जोड़ा खाना, पढ़ में ना जोड़ा पढ़ना। तो जो भी मूल रूप होता है यानी धातु रूप होता है, उसमें ना जोड़ने से हमें क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त होता है। समझ गए बच्चे? जैसे खाना, पढ़ना, चलना, सोना, जागना, नाचना, रोना, हंसना आदि। इस प्रकार से हमें क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त होता है। अब हम आगे आते हैं क्रिया के भेदों के ऊपर कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्रिया के भेद मुख्य दो आधारों पर बनाए जा सकते हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के या प्रयोग के आधार पर। कर्म, जैसा कि आप जानते हैं, कर्म वह होता है जो कि जिसके ऊपर क्रिया का असर होता है, या क्रिया को पूर्ण करने के लिए कर्म यानी कोई जो साधन होता है क्रिया को पूर्ण करने का, उसे ही हम कर्म कहते हैं। अब जो भी क्रिया होती है या तो किसी साधन द्वारा की जाती है या फिर जो करता है वो खुद करता है। वो जो भी कर रहा होता है उसका असर उस कर्ता पर ही पड़ रहा होता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मेरे ऊपर ही असर है, मेरा मुंह चल रहा है, मेरे मुंह हिल रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, मैं चल रही हूँ, तो ये मेरे ऊपर ही असर हो रहा है। तो जब मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं जो भी कार्य कर रही हूँ उसका असर मुझ पर यानी कर्ता पर पड़ रहा है, तो वो कहलाती है अकर्मक क्रिया। और जब कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर असर पड़ता है तो होती है सकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसको थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अकर्मक यानी यानी कि बिना, कर्म के बिना। जैसे वह दौड़ रहा है, तुम चल रहे हो, बच्चे हंस रहे हैं। तो ये सभी जो क्रियाएं हो रही है, हंसना या चलना या दौड़ना, ये क्रिया करने वाले के ऊपर ही उसका असर हो रहा है, इसलिए ये अकर्मक है। सकर्मक यानी यानी साथ में यानी कर्म के साथ। राम रोटी खाता है, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, उसने पानी पिया। क्रिया है खाता यानी खाना, यहाँ पर पढ़ना, यहाँ पर पीना। लेकिन वो क्या खाता है? रोटी खाता है, यानी जो कर्म है वह रोटी है, यानी रोटी पर असर हुआ, उसने रोटी खाई, रोटी खत्म हो गई, रोटी तोड़ी, तो जो भी असर हो रहा है वो रोटी पर हो रहा है। यहाँ पर पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, भाई पुस्तक को खोला, पलटा,
पढ़ा रखा, तो यहाँ पर ये कर्म पुस्तक है। यहाँ पर जो भी पिया वो पानी पिया और पानी खत्म हो गया। तो जब भी क्रिया में कर्म होगा तो वहां पर हमारी सकर्मक क्रिया होगी। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कर्म नहीं है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि अगर यहाँ पे पुस्तक ना भी होता तो मोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वो पढ़ ही रहा होगा, कोई ना कोई साधन तो होगा ही, इसलिए हम वहां पर उसको सकर्मक बोलेंगे। या मोहन खा रहा है तो कोई ना कोई साधन तो होगा, कोई ना कोई चीज तो खा ही रहा होगा, तो वहां पर भी हम सकर्मक क्रिया मानते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि दोनों क्रियाओं का यहाँ पे पहचान बता रखी है कि किस प्रकार से आपको इसको पहचानना है। कि अपने आप से प्रश्न कीजिए, जो भी क्रिया है कि सुमन हंस रही है, क्यों हंस रही है, कुछ नहीं पता, कोई साधन नहीं है तो अकर्मक है। पत्र लिख रही है, तो पहले आप क्रिया देखिए, लिख रही है, क्या लिख रही है, पत्र, आपको जवाब मिल गया तो ये सकर्मक है। तो आप इसको पढ़िएगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि कई बार साधन नहीं दिखता है, लेकिन वो भी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे लिखना, तो जरूर हम किसी चीज से लिख रहे होंगे, पढ़ना कुछ पढ़ रहे होंगे, खाना कुछ खा रहे होंगे, देखना कुछ ना कुछ हम देख रहे होंगे जिसपे असर पड़ रहा हो। खरीदना, कोई चीज खरीदी जाएगी, मतलब कोई ना कोई साधन होगा। बेचना, जो बेचा जाएगा वो कोई वस्तु होगी। लेना और देना, ये सभी सकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं, चाहे इसमें कर्म हो या फिर ना हो। अब देखिए, सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्रिया के भेद होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक। या फिर सकर्मक के हम दो भाग बना देते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक वही जो सकर्मक है, जो बताया वही एक कर्मक है, जिसमें केवल एक ही कर्म होता है। द्विकर्मक में हमारे पास, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि द्विकर्मक यानी कि दो कर्म होंगे, तो वहां पर हमारी द्विकर्मक क्रिया आएगी। जैसे कि आपके पास उदाहरण है, सुमन ने सुनीता को प्रश्न समझाए, तो हमें जो क्रिया है वो देखनी है, क्या है, समझाए। क्या समझाए, प्रश्न समझाए। किसको समझाए, सुनीता को समझाए। तो यहाँ पर दो कर्म हो गए, तो ये हमारी द्विकर्मक क्रिया हो गई। तो जब भी द्विकर्मक क्रिया होगी तो उसमें जो कर्म होगा उसमें एक तो आपकी कोई वस्तु, कोई साधन हो सकता है, दूसरा अक्सर कोई ना कोई व्यक्ति होता है। तो जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। जैसे पिताजी ने राम को घड़ी दी, क्रिया हो गई दी, क्या दी, घड़ी दी, किसको दी, राम को दी। तो यहाँ पर भी द्विकर्मक क्रिया है। अब जो दूसरा प्रकार है, संरचना या फिर प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, तो वो चार है: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब हम एक एक को समझेंगे। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक धातुओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। धातु यानी कि जो मूल रूप होता है क्रिया का, वह शब्द। तो जब भी दो मूल क्रियाएं होंगी तो हमारा वो संयुक्त क्रिया कहलाएगा। जैसे वह आ गया, आ, देख रहे, गया। उसने खाना खा लिया, तो ये बिल्कुल क्रिया के छोटे रूप है, धातु रूप है, दो हैं। तो यहाँ पर हम इसे संयुक्त क्रिया बोलेंगे, यानी दो क्रियाएं जहां पर एक साथ प्रयोग हो रही हैं, लेकिन क्रिया के मूल रूप में। दूसरा, जैसा कि आप देख सकते हैं, नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। कि जब भी हम, जो हमारे शब्द होते हैं संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के, उनको लेकर हम कोई क्रिया बनाते हैं तो वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। और इनमें अक्सर आना, ना ऐसे करके आपका जो शब्द का अंश है वो लगा होता है। जैसे झूठ से झुठलाना, बात से बतियाना, फिल्म से फिल्माना, जूता से जुतियाना, हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना। और सर्वनाम से बनी है अपनाना, गरम से गरमाना, ये विशेषण से बनी है दोहराना, सिठियाना। और ये जब भी हम दो शब्द एक साथ प्रयोग करते हैं, जब अनुकरणवाची शब्द जिसको बोला जाता है, जो कि रिपीट होते हैं, जैसे थर थर, हिन हिन, तो थर थर से थरथराना, हिन हिनाना, खटखटाना, भिन भिनाना, टिमटिमाना, बड़बड़ाना आदि।
तो ये जो क्रिया होती है, इन को बनाने के लिए हमेशा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द होते हैं और इनमें ना शब्द जुड़ जाता है, इसीलिए इसका नाम नाम धातु क्रिया भी रखा गया है। तो आप ये इनको पढ़ सकते हैं, इनको समझ सकते हैं और इनको एक वाक्य में प्रयोग करके भी आप देखेंगे तो आपको और भी सरल ये क्रिया लगेगी। आगे बढ़ते हैं। अब है जो तीसरा भेद है वह है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि नाम से जाहिर है, प्रेरणा, किसी को किसी कार्य करने की प्रेरणा देना। तो यहाँ पर प्रेरणा देना से जो अर्थ है कि हम जब किसी से कोई काम करवाते हैं, जैसे कि उदाहरण दिया गया है, माँ नौकरानी से कपड़े धुलवाती हैं। तो काम हो रहा है धुलवाना, क्या धुल रहे हैं, कर्म भी है, कपड़े, कौन धो रहा है, नौकरानी, और कौन धुलवा रहा है, माँ। तो मतलब जब किसी के द्वारा कोई काम करवाया जाता है, जिससे प्रेरित होकर कोई काम करता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे पिताजी ने हलवाई से मिठाइयां बनवाई, अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। तो इस तरह से हम जब भी किसी के द्वारा कोई काम करवाया जाएगा तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। उसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व यानी पहले, काल यानी समय, और क्रिया जैसा जानते हैं यानी कि जो क्रिया कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई हो। तो इसमें हमेशा एक काम करके दूसरा काम किया जाता है। जैसे कि वह खाना खाकर सो गया, तो वो सो गया, उसके पहले क्या किया, खाना खाया। या फिर वह पढ़कर खेलने गया, वह गाना गाकर सो गया। तो जब भी एक क्रिया पूर्ण करके दूसरी क्रिया करते हैं तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया में हमेशा हमारी दो क्रियाएं होंगी जिनका प्रयोग एक के बाद एक किया जाएगा। और इसमें जैसा कि आपने पहले जो विशेषताओं में पढ़ा था क्रिया के, कि क्रिया कई बार बीच में भी लगती है, तो ये वही पूर्वकालिक क्रिया है जिसमें क्रिया बीच में लगती है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका ये क्रिया पाठ खत्म होता है। इस पाठ के अंतर्गत जितने भी मुख्य बातें हैं मैंने वही आपको बताई हैं। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, पुस्तक में से समझ भी सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए बहुत जरूरी है वही मैंने आपको समझाया है। तो ये एक बार हम पाठ को दोहरा देते हैं कि क्रिया की परिभाषा पढ़ी हमने कि किसी कार्य के होने या करने को दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें परिवर्तन होता है लिंग, वचन, कारक आदि के कारण। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं और क्रिया की मूल धातु में ना जोड़ देने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे पढ़, पढ़ना, चल, चलना आदि। क्रिया के भेद के दो आधार है, कर्म के आधार पर, संरचना या प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर हमने दो भेद पढ़े, अकर्मक और सकर्मक, और सकर्मक में हमने द्विकर्मक भी पढ़ा। उसके बाद संरचना के आधार पर हमने संयुक्त क्रिया पढ़ी, हमने नाम धातु पढ़ी, हमने प्रेरणार्थक पढ़ी और हमने पूर्वकालिक क्रिया पढ़ी। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ है, इसको आप फिर से पढ़िए, दोहराइए और इसको और भी अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं और इस पाठ को ध्यान से आप इस वीडियो में समझिएगा और अपनी पुस्तक भी साथ में रखिएगा और उसको पढ़कर जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसे भी आप स्वयं पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा। तो अब मैं विदा लेती हूँ, अगली कक्षा में आपसे मिलती हूँ और आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।